नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम डेली 7:30 पे मिलते हैं शाम को, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है यहाँ पे? आज का अपना टॉपिक होने वाला है अजमेर के और रणथंभौर के, और जो अपने को पढ़ने हैं कौन से, तीसरे नंबर पे जालोर के चौहान। तो ये जो तीनों चौहान वंश से संबंधित अपने को पढ़ने हैं शासक, ये हम क्या है एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पहले हमारा टारगेट कुछ और था, अजमेर वाले हम अलग करना चाह रहे थे और इनके पीवाईक्यू और एक वीडियो में ये करना चाह रहे थे। लेकिन आपकी एक क्लास किसी कारणवश अभी एक दिन पहले नहीं हो पाई थी, तो क्या करते हैं हम ये तीनों की थ्योरी तो इस क्लास में देख लेते हैं और एक क्लास आपकी पीवाईक्यू के लिए मैं दे दूंगी। तो इसके नेक्स्ट बाद ही वो आपकी पीवाईक्यू की क्लास आएगी। तो ये वाला टॉपिक आपका पूरा 2 वीडियो में क्या है आराम से समाप्त हो जाएगा और आपके यहाँ पे कोई भी डाउट जो है वो नहीं बचेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये आपको दिख रही होगी बुक, बहुत लोगों ने यहाँ पे जो भी हैं उन्होंने पढ़ी भी होगी, तो सभी जानते हैं। आरबीएससी की बुक है, अभी नई वाली जो चल रही है 10th क्लास में। तो इस बुक को हम यहाँ पे आधार बना रहे हैं। किसी के पास अगर पुरानी वाली है 12th क्लास वाली तो वो भी पढ़ सकता है। अपन इसी को यहाँ पे क्या करते हैं, बेस बना के चलते हैं, और जहाँ जहाँ पे अपने को ज़रूरत लगेगी वहाँ पे मैं अपने जो हैंड रिटन नोट्स है उसके माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करूँगी, और अपने जो सारे डाउट है वो यहाँ पे क्लियर करेंगे। पूरी थ्योरी को एक बार देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर कोई ये वीडियो जो है फर्स्ट ग्रेड के अलावा देख रहा है, मान लीजिए कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है या फिर रीट की कर रहा है, सीईटी की कर रहा है, पटवारी की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो भी इस वीडियो को आराम से बेफिक्र होकर देख सकता है। क्योंकि राजस्थान की जो भी एग्ज़ाम होती है उनमें क्या है, अजमेर के जो चौहान, मतलब ये चौहान शासक वंशावली जो है ये तो हमें पढ़ने ही होते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आपके किसी भी एग्ज़ाम दे लें आप, उसमें आता है हिस्ट्री में, ठीक है। तो आपके यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में, अपने तो 1 क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो अपन इसको करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस बुक में से हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे चौहान शासक, चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके प्रतापी शासक कौन कौन है। तो शाकंभरी के चौहान जो है इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या है, बहुत से विवाद है। क्या है, चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में क्या है, बहुत से ज़्यादा विवाद है। तो ये कहना संभव नहीं है अपने कि किस जगह से मतलब इनके उत्पत्ति हुई है। कोई कहता है कि इनकी उत्पत्ति इंद्र के वंशज है, ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। किसी ने मत दिया कि ये सूर्यवंशी है, मतलब भगवान श्री राम के वंशज है। कोई बोल रहा है कि ये ब्राह्मण वंश से संबंधित है, कोई इतिहासकार बोल रहे हैं कि ये विदेशी है। तो ये क्या है, बहुत ही विवाद का विषय है। तो एक चीज़ कहना यहाँ पे क्या है, बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे क्या है, किस वंश से ये संबंधित है, चौहान, ठीक है। और जो चौहान है उन्हीं को क्या है, गुर्जर प्रतिहार हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो जो गुर्जर प्रतिहार है उनका सामंत बताया गया है किसको, चौहानों को। तो ये तो आपको क्या है याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि इंद्र के वंशज किसने कहा, अग्निकुंड से उत्पत्ति के बारे में किसने कहा, सूर्यवंशी किसने बोला, ऐसे करके हम एक एक यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे, चाहे वीडियो अपना कितना ही लंबा हो। वैसे अपना वीडियो 1 से 1.5 घंटे के बीच का रहता है, उसमें आपको सारी थ्योरी A to Z प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चौहान वंश की उत्पत्ति में बहुत विवाद है। वंशावलियों और ख्यातों ने इनको क्या माना है, अग्निवंशीय माना है। और डॉक्टर जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इनके विचार से ये क्या है, सूर्यवंशी है। तो जो ओझा जी है इन्होंने क्या बोला है, इनको सूर्यवंशी मतलब जो है क्या है, भगवान राम से संबंधित है ये, ऐसा इन्होंने कहा है। और अचलेश्वर जो मंदिर है इसके लेख में इनको क्या माना है, चंद्रवंशीय माना है। अचलेश्वर मंदिर के लेख में इनको चंद्रवंशीय मान लिया, ओझा जी तो सूर्यवंशी मान रहे। और कई विद्वान जो है इनको क्या है, आर्य मानकर विदेशी मान लेते हैं। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए जो डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं, इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंशों से ये मानते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो एक बिजोलिया शिलालेख था, बिजोलिया शिलालेख में क्या है,
इसके अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक कौन था, तो ये थे वासुदेव चौहान। कौन थे सांबर झील के प्रवर्तक, पूछ ले तो ये है वासुदेव चौहान। किसके अनुसार है, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है। और वासुदेव चौहान जो थे ये क्या है, आदि पुरुष थे। इनको आदि पुरुष कहते हैं। इनका समय लगभग 551 ईस्वी के काल का माना जाता है। प्रारंभ में जो चौहान थे गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे। ये मैंने अभी अभी बताया आपको। तो कभी पूछ भी सकता है कि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत कौन थे, तो फटाफट से बता देना है चौहान थे। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आगे चलते हैं। परंतु जो गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था। इसी का वंशज सामंत क्या था, सांबर का शासक था, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में क्या हुआ था, पैदा हुआ था। क्या हुआ था, वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था ये। और वाकपति चौहानों की शक्तिशाली शासक ये हुआ था। क्या हुआ था, वाकपति चौहानों का ये शक्तिशाली शासक भी हुआ था। और इसने क्या है, प्रतिहारों को परास्त करके मतलब हरा करके क्या किया, अपनी जो शक्ति पावर था उसका परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया। विग्रहराज द्वितीय जो थे चौहानों के क्या थे, एक अन्य शक्तिशाली शासक थे। 973 ईस्वी का हर्षनाथ लेख जो है इसकी विजय का उल्लेख करता है। किसका, विग्रहराज विग्रहराज द्वितीय की जो विजय थी, इनका उल्लेख कहाँ पे मिला है, तो आप बता सकते हैं कि हर्षनाथ लेख में मिला है इनकी विजयों का उल्लेख। उसने गुजरात के जो चालुक्य शासक थे, कौन, मूलराज, इनको क्या किया, परास्त किया, हराया। और विग्रहराज सेकंड के बाद में दुर्लभराज और गोविंद तृतीय क्या है, यहाँ के शासक बने। और पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा, तो आप सभी जानते होंगे, ये तो बहुत फेमस ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। तो ये लिखा है गोविंद तृतीय की उपाधि में। यहाँ जो पृथ्वीराज विजय है, ये पृथ्वीराज विजय लिखा गया है किसके द्वारा, तो ये लिखा है जयानक के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, जयानक जी के द्वारा ये लिखा गया है। और इस ग्रंथ में क्या है, गोविंद जो तृतीय है इनको कौन सी उपाधि दी है, वेरीघट। वेरीघट का मतलब क्या होता है, शत्रुओं का संहारक। तो ये उपाधि किसको मिली है यहाँ पर, गोविंद तृतीय को। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे एक एक जब, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। फरिश्ता के अनुसार जो गोविंद तृतीय है, इन्होंने गजनी के जो शासक थे उनको मारवाड़ में आगे बढ़ने से क्या किया था, रोका था। तो ये बात है यहाँ पे। तो ये तो क्या है, बेसिक इनकी एक क्या थी, समृद्धि कि यहाँ पे कौन कौन से शासक हैं, क्या क्या है, इनको उपाधि मिली है। तो ये सब यहाँ पे बताया है कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब क्या करते हैं, इसमें तो क्या है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स में बताया है। और हम अब चलते हैं अपनी किसकी तरफ, नोट्स की तरफ। तो नोट्स में क्या है, थोड़ा सा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, तो आपको एक बार वहाँ पे ले चलती हूँ और कुछ चीज़ें याद कराने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए डेली वीडियो बनाने का। नहीं तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ, ठीक है, टाइम नहीं मिलता है। फिर भी आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको डेली एक वीडियो दिया जाए, ताकि आपकी तैयारी में कोई रुकावट नहीं हो और आपका इस बार सिलेक्शन 100% हो जाए। तो आप भी थोड़ा सा तो काम कर ही सकते हैं, आप एक कमेंट तो लिख ही सकते हैं। कुछ लोग तो डेली कमेंट लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। पर कुछ लोग जो हैं वीडियो देखते हैं, डिसलाइक भी करते हैं, वीडियो देखते भी है पर डिसलाइक भी करते हैं। ठीक है, उनकी इच्छा है, पर पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। बस ठीक है, उनकी जो भी मर्जी है, सबका अलग अलग वो रहता है, कुछ कह नहीं सकते। पर जो भी हैं पॉजिटिव लोग हैं अपने यहाँ पे, जो भी अपने यहाँ से अच्छा कंटेंट लेना चाहते हैं, तो वो कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी प्लीज़ कर दें, ताकि क्या है मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट जो अपने बच रही है, जिनकी आप डिमांड कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आ सकूं। नहीं तो हमारी ये जो जीके वाली प्लेलिस्ट है, ये तो हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अजमेर के जो चौहान वंश है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने आपको बताया ही था कि अलग अलग मत दिए गए हैं। कोई कह रहा है इंद्र के वंशज थे, किसी ने कहा अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, कोई कह रहा है सूर्यवंशी थे मतलब भगवान श्री राम से, और ब्राह्मण वंश से, और विदेशी। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि किसने क्या क्या मत दिए। और ये बताया ही था आपको, चौहानों को क्या बोला है, गुर्जर प्रतिहारों का सामंत यहाँ पे बताया है। अब अग्निवंश से उत्पत्ति के बारे में कौन कौन कह रहा है, तो अग्निवंश के बारे में अपने को जो चंद्रबरदाई है, ये क्या है, लेखक है, इनकी जो बुक आती है उपन्यास है कौन सा, पृथ्वीराज रासो, इसमें बताया गया है
कि ये अग्निवंश से संबंधित थे। अब चंद्रबरदाई कौन थे, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो पृथ्वीराज थर्ड थे अपने, उनके क्या थे, मित्र थे, दरबार में भी थे। तो ये आपको याद है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। अब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाता कि अग्निवंश के संबंधित मत किसने दिए, तो यहाँ से ऐसे जो भी रचनाएं हैं उनके संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। कि जैसे आपको पृथ्वीराज रासो दे दिया और मैच में दे दिया कि इसके लेखक कौन है, तो ऐसे 1 2 3 4 करके यहाँ पे देता है अपने को, तो अपने को मैच करने रहते हैं। तो वो तो हमें यहाँ से दिख ही रहा है। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि किसने कौन से मत दिए, तो दोनों काम अपने यहाँ पे हो जाएंगे। तो चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, तो आपको याद है ही है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे, तो इससे याद हो जाएगा कि पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा है। मूर्णोत्तनयनसी ने अब क्या किस किस में बताया है, एक तो मध्यकालीन राजपूताना का इतिहास, उसमें मध्यकालीन राजपूताना के इतिहास इसमें बताया है। एक इनकी आती है क्या, मूर्णोत्तनयनसी ख्यात, जो कि बड़ी फेमस है। इसमें भी इन्होंने बताया है कि अग्निवंश से उत्पन्न हुए। और मारवाड़ परगनारी विगत, इन तीनों में क्या है, इन्होंने मूर्णोत्तनयनसी ने बताया है कि ये अग्निवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट बात आती है किसकी, सूर्यमल मिश्र की। तो सूर्यमल मिश्र जो है ये कौन थे, तो सबसे पहले देखते हैं इनके बारे में। ये बूंदी के जो राजा थे, कौन, महाराव राम सिंह। कौन थे बूंदी के राजा, महाराज राम सिंह थे। इनके क्या थे, दरबारी थे, कौन, सूर्यमल मिश्र जी। तो ये हमने बात कर रही सूर्यमल मिश्र की। इनकी रचना जो है क्या है, वंश भास्कर है। क्या है, सूर्यमल मिश्र की रचना वंश भास्कर है। और इसमें जो है बूंदी राज्य का इतिहास बताया गया है, मतलब बूंदी जो राज्य है उसकी हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है। तो किसमें बताई गई है, वंश भास्कर में बताई है। लिखी किसने है, तो सूर्यमल मिश्र ने लिखी है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि जो सूर्य है, सूर्य सन, उसका पर्यायवाची क्या होता है, सिमिलर वर्ड क्या होता है, भास्कर भी बोलते हैं। तो सूर्य भास्कर ऐसे याद हो गया, तो ये हो गया वंश भास्कर, सूर्य से हो गया सूर्यमल मिश्र। तो ऐसे आप जुगाड़ करके याद कर सकते हैं। इससे अच्छा भी आपको कुछ मिले, अगर आपके पास भी कुछ है जो भी आपने याद करने के लिए बनाया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप यहाँ से अब इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो एक जो ऋषि थे उनका नाम क्या था, वशिष्ठ ऋषि। तो ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, आबू पर्वत पर क्या किया था, एक यज्ञ किया था। और इस यज्ञ से क्या है, 4 राजपूत प्रकट हुए। अब इन्होंने पर्वत पे यज्ञ क्यों किया, क्योंकि जब ये जो ऋषि वशिष्ठ है ये, और इनके साथ में क्या है, बहुत सारे ऋषि थे और भी, विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि भी थे। ये क्या करते रहते थे, ये धार्मिक अनुष्ठान करते रहते थे, यज्ञ करते रहते थे। लेकिन जो है क्या है, इनके अनुष्ठान और यज्ञों में क्या है, राक्षस जो है उस टाइम पे मांस, हड्डी, मलमूत्र, ये क्या है, इनको डालकर इसको क्या कर देते थे, यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। तो ऋषि वशिष्ठ ने क्या सोचा, ऋषि वशिष्ठ ने सोचा कि अब क्या करते हैं, इनसे निपटने के लिए एक यज्ञ करते हैं। और इस यज्ञ कुंड से क्या करते हैं, हम उत्पत्ति करते हैं योद्धाओं की। ठीक है, तो 4 राजपूत योद्धा इन्होंने यहाँ से प्रकट किए, तो जिनके नाम आपको यहाँ पे देख रहे हैं, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो इनकी क्या है, इन्होंने यहाँ पे उत्पत्ति कर ली। और पहले तो क्या है, इन तीनों की थी, किस किस की, प्रतिहार, परमार और चालुक्य। तो इन तीनों की उत्पत्ति की, लेकिन जब क्या हुआ, ये तीनों भी रक्षा करने में क्या हुए, असमर्थ हो गए। तो ये जब रक्षा करने में असमर्थ हुए, तो इनसे भी जो क्या है, शक्तिशाली, ताकतवर, पावरफुल जो है, वो इन्होंने एक राजपूत उत्पन्न किया, तो उनको हम कहते हैं चौहान। तो इस तरह से चौहानों की उत्पत्ति हुई। और जो चौहान है ये क्या थे, ताकतवर थे इनसे, और इनके पास क्या थे, हथियार थे। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ऋषि वशिष्ठ ने 4 राजपूतों की उत्पत्ति की, तो किससे की, यज्ञ कुंड से की। ये बात अपनी हो गई। अब आगे जाकर के क्या हुआ कि मत का इसका खंडन हुआ, मतलब इसको क्या है, माना नहीं किसी ने, क्योंकि सबका मानना ये था कि किसी जीव या व्यक्ति की उत्पत्ति अग्नि से कैसे हो सकती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं था। तो ये सबके मन में डाउट आया, तो इस मत को क्या है, माना नहीं गया, इसका खंडन हुआ। अब बात करते हैं सेकंड मत की, जो कि है सूर्यवंशी, मतलब श्री राम से इनकी उत्पत्ति हुई। तो ये वाला जो है किसने दिया था मत, तो ये दिया था गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और एक नयन चंद्र सूरी हैं, इनके मीर महाकाव्य में भी इसके बारे में बताया है। और जो चंद्रशेखर है, इनके सूर्जन चरित्र में भी इनके बारे में बताया है।
और जो बूंदी के राजा है सूरजन हाडा, इनके बारे में सूरजन चरित्र में लिखा गया है। तो ये भी आपको याद करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको पता है कैसे पूछेगा। नयनचंद सूरी की रचना हम्मीर महाकाव्य की जगह कुछ और दे देगा। मान लीजिए हम्मीर रासो दे दिया आपको, यहाँ पे हम्मीर रासो दे दिया हम्मीर महाकाव्य की जगह, तो ये तो क्या है अपना गलत हो जाएगा। हमने को याद रखना है हम्मीर महाकाव्य किसकी है, नयनचंद्र सूरी की है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप चाहें तो कि हम्मीर जो थे वो क्या है, काव्य लिखने में क्या है, सूरमा थे। तो ऐसे याद हो गया, मतलब काव्य लिखने में ये क्या थे, एकदम परफेक्ट थे। तो याद हो गया हम्मीर जो काव्य लिखने में सूरमा थे, तो सूरमा से नयनचंद्र सूरी याद हो गया। अब चंद्रशेखर जो है सूरजन चरित्र लिखा है, तो ये कैसे याद रखेंगे। तो शेखर को क्या है, शेखर का चरित्र अच्छा था, तो इसे याद रख लें तो आपका काम चल जाएगा। तो शेखर से आ जाएगा चंद्रशेखर, और चरित्र अच्छा था तो चरित्र से हो गया सूरजन चरित्र। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं। भगवान सूर्य के पुत्र कौन हैं, तो इनके पुत्र हैं वेवस्त्मनु, और वेवस्त्मनु की जो संतान है वो कौन है, इक्ष्वाकु है। और इक्ष्वाकु ही जो है सूर्यवंश के पहले शासक थे। और इक्ष्वाकु ने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो इक्ष्वाकु ने अपनी राजधानी बनाया था अयोध्या को, जहाँ पर ही क्या है अपने जो भगवान श्री राम जी हैं इनका जन्म भी हुआ था। कहाँ पे, अयोध्या में, और ये यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में। अब आगे बात हुई, यदि चौहान अगर सूर्यवंशी है तो उनका संबंध इक्ष्वाकु वंश से होना चाहिए, लेकिन जो पुराने लेख है इनके अनुसार किसी का संबंध इक्ष्वाकु से यहाँ पे नहीं है। तो इस मत का भी क्या है, खंडन हुआ, मतलब इसको भी यहाँ पे नहीं माना गया। तो जो है अग्नि वाला अपने डिलीट हो गया एक तरह से, सूर्यवंश वाला भी कोई मतलब का नहीं रहा। अब आगे चलते हैं, अब विदेशी वाला पढ़ते हैं। तो विदेशियों के लिए किसने दिया, तो विदेशी जो है, विदेशी मानने पर क्या है, जो कर्नल जेम्स टोड थे, जिनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, इन्होंने बताया उत्पत्ति का आधार कि ये जो है विदेशी थे, ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। और बाद में क्या हुआ, बाद में जाके ये भारत आए थे। तो ये ऐसा कौन कहता है, ऐसा कर्नल जेम्स टोड का मानना है कि ये मध्य एशिया के रहने वाले थे, और ये मध्य एशिया जो है विदेश के तरफ का है। तो बाद में ये क्या है, अपने इंडिया में रहने के लिए आ गए थे, क्योंकि इनकी वेशभूषा संस्कृति एक जैसी है, और एक जैसी ये और विदेशियों की है, और सूर्य पूजा भी ये करते हैं। ये बात क्या है, किसने बोली, तो ये बोली किसने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अब ये बात हो गई कि कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोल दिया कि मध्य एशिया के रहने वाले हैं, बाद में भारत आए हैं, ऐसा ऐसा इन्होंने कह दिया, और हीराचंद ओझा ने। अब जो है आगे क्या हुआ, इनका समर्थन किसने किया, तो इनका समर्थन किया विलियम क्रूक ने और वीए स्मिथ ने। अब गौरीशंकर हीराचंद ओझा का खंडन किसने किया, अगेन कर्नल जेम्स टोड ने किया, और बताया कि जो संस्कृति की समानता का कारण है वो उत्पत्ति नहीं प्रभाव है। तो ऐसा इन्होंने बताया कि इनकी उत्पत्ति जो है, मतलब समानता जो है, इक्वलिटी यहाँ पे दिख रही है आपको वेशभूषा की, संस्कृति की, ये क्या है विदेशी जैसी नहीं है, ये मतलब विदेशी जैसी है, लेकिन इसका कारण जो है उत्पत्ति नहीं होकर क्या है, प्रभाव है, इफेक्ट है। तो ये बात इन्होंने बोली, तो ये बात हुई। और फिर इससे भी क्या है, यहाँ पे कर्नल जेम्स की बात का क्या हो गया, खंडन हो गया। अब आगे देखते हैं, ब्राह्मण वंशीय किसने बोला, तो ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति के बारे में बताया एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, और गोपीनाथ शर्मा ने, और जान कवि, जिनको क्या बोलते हैं, न्यामत खां जान भी बोलते हैं। तो इन तीनों ने बताया यहाँ पे कि ये जो थे क्या है, ब्राह्मण वंशीय थे। अब इसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो एक तो आधार इसका मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। तो जो बिजोलिया शिलालेख है, यहाँ से इनके ब्राह्मण होने की क्या बताई गई है, साक्ष्य दिए गए हैं, जिसमें क्या है, एक पंक्ति लिखी है इसमें बिजोलिया शिलालेख में। कौन सी पंक्ति है बताती हूँ, ये देखिए, पंक्ति है विप्र श्रीवत्स गोत्रे भूते। क्या है, विप्र श्रीवत्स गोत्रे भूत। तो विप्र का मतलब आप सभी जानते होंगे, ब्राह्मण होता है, और गोत्रे मतलब ये गोत्र से संबंधित। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ब्राह्मण गोत्र से संबंधित थे। तो ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है बिजोलिया शिलालेख में। और फिर जो ये बात यहाँ पे लिखी गई है, तो इसी में क्या है, वासुदेव चौहान, जो ये वासुदेव चौहान है, इनके जो उत्तराधिकारी थे सामंत,
कौन थे इनके उत्तराधिकारी? ये थे सामंत। इन्हीं को क्या बोला गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण यहाँ पे बताया गया है। क्या बोला गया है इनको? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो ये बात यहाँ पे की गई है, मतलब कि ये क्या थे? ब्राह्मण थे। तो ये बात यहाँ से पता चली। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि चौहान वंश के शासक कौन थे, तो इसका मतलब वासुदेव चौहान थे। ये क्या है? एक अप्रोक्सीमेशन है। तो ये बात हो गई कि इनके जो क्या थे? उत्तराधिकारी सामंत थे, और इन्हीं को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा जो है राजशेखर है, उनका राजशेखर ब्राह्मण का विवाह जो है अवंती सुंदरी के साथ हुआ था। इससे भी क्या है? चौहानों के ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है। और जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के जो गुहिल थे, कौन थे? मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। तो ये बात यहाँ लिखी है। देखिए, गोपीनाथ शर्मा जो है, इन्होंने बिजोलिया शिलालेख में ब्राह्मण वंश से उत्पन्न इनको बताया है। और पुराने वंश जो है ये थे पल्लव, कदम्ब, राजवंश ब्राह्मण थे। तो हो सकता है कि ये भी ब्राह्मण हो। तो ये बात यहाँ पे की गई है। लेकिन क्या है, आगे क्या हुआ? अब आगे देखते हैं। तो इस बात का भी क्या है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे, इन्होंने जो जयदेव थे इनके दरबार में, उनके जो गीत गोविंद थी रचना, उसकी टीका में ये बात मान ली कि ये भाई क्या है? गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुदेत की क्या है? संतान है। किंतु फिर भी इसके बाद क्या हुआ? अन्य जो इतिहासकार थे अपने कौन, जैसे कि डॉक्टर दशरथ शर्मा, उन्होंने क्या है? इस मत को स्वीकार नहीं किया। और इनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित्र का गोत्र अपना लेते थे। इससे भ्रम उत्पन्न होता था कि राजपूत जो है वही क्या है? ब्राह्मण है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है, हमने यहाँ पे देखा, वो इसका क्या है? बाद में यहाँ पे खंडन करते हैं। ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है तर्क के माध्यम से। तो ये बात हो गई इंद्रवंशज। अब इंद्रवंशज के बारे में रायपाल ने बोला है अपनी सेवाड़ी अभिलेख में, यहाँ पे दिखता है। और चौहान इंद्र के वंशज है, ऐसा यहाँ पे सेवाड़ी अभिलेख में लिखा गया है। और जो जयानक है, जयानक की रचना क्या है? पृथ्वीराज विजय है। तो जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। अब याद कैसे रहेगा? यहाँ जय आ रहा है, यहाँ विजय आ रहा है, तो याद हो गया। और बात किसी की कर रहे हैं? पृथ्वीराज की, ऐसे याद कर लें। तो जो जयानक है, ये बताते हैं कि इनका मूल नाम क्या है? चाहमान। और चाहमान शब्द की विशेषता यहाँ पे इन्होंने बताई है क्या? अब चाहमान को 4 पार्ट में ये डिवाइड कर ले। एक तो चा हो गया, है हो गया, माँ हो गया और नया हो गया। अब इनके अलग अलग अर्थ है। तो चा का अर्थ तो चाप है, मतलब जो धनुर्विद्या में अच्छा था, मतलब जो भी धनुष बाण चलाने में क्या है? पारंगत था, उसको यहाँ पे चाप बोला गया। और है से अपने हरि है। हरि मतलब वही भागवत धर्म का पालन करने वाले, भगवान को ज़्यादा मानने वाले, इनको हरि बोला गया। तो है हो गया। माँ से हो गया अपने पास क्या? मान। अब मान सम्मान किसका करते हैं? अतिथि का करते हैं। तो अतिथि का मान सम्मान और लोगों का भी करते हैं, पर अतिथि का तो विशेष करते ही हैं। अपने घर पे जैसे कोई आता है तो उसका मान सम्मान करते हैं। तो ये मान सम्मान हो गया अतिथि का। न से हो गया अपने पास न्याय या नीति। हम नीति के अनुसार निर्णय ले सके, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। तो अगर इन किसी में ये चारों विशेषताएं चाहमान वाली, तो वो क्या है? चौहान कहलाए। तो यही बात लिखी है, जिसमें ये सारी विशेषता होगी वे चाहमान मतलब चौहान कहलाए। हो सकता है कि कोई एक पहला शासक रहा हो जिसने अपनी शक्ति से राज्य की स्थापना की हो। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, चौहानों का मूल स्थान क्या था? तो आप बता दें कि चौहानों का मूल स्थान था सपादलक्ष। ये सपादलक्ष है, ये सपादलक्ष नहीं है। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इसको। क्या है? सपादलक्ष। तो ये है, और इसी को शाकंभरी बोलते हैं, और ये सांबर में अपने स्थित है। ठीक है। तो यहाँ से क्या है? शाकंभरी के चौहान मतलब इनकी अपनी यहाँ पे उत्पत्ति हुई है। और एक और यहाँ पे पूछा जाए अगर ऑप्शन में, तो चित्तौड़ के जो मौर्य वंश है, वहाँ के शासक से भी इनका मूल स्थान माना गया है। अब ये बात कौन कहता है? तो चित्तौड़ का जो मौर्य वंश से संबंधित बताते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। और ये बताते हैं कि जो चौहान वंश के जो शासक हैं, कौन? भृतव्रत द्वितीय थे, और उससे पहले शासक थे। और इस आधार पर क्या हुआ? मूलतः स्थान चित्तौड़ मौर्य वंश रहा होगा। तो ये बात थी। अब मान मौर्य जो शिलालेख है, उसमें मौर्य वंश की वंशावली का वर्णन है।
यहाँ पे जो है महेश्वर दास और भीमदास के बारे में क्या है बताया गया है। तो एक तो ये चित्तौड़ वाला हमने पढ़ लिया। अब सपाद लक्ष वाला देखते हैं कि इसके बारे में क्या बताते हैं। तो सपाल दक्ष और शाकंभरी के जो सांबर के चौहान हैं इनके बारे में क्या बोला है। तो अजमेर की जो शाकंभरी चौहान शाखा का शुभारंभ है ये किया अजयराज चौहान ने। और चौहान वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो अभी आगे देखा था वासुदेव चौहान जी को कहा जाता है। 551 ईस्वी से लगभग का काल इनका माना जाता है। तो चौहान वंश के संस्थापक पूछे तो वासुदेव चौहान बताना है। और शाकंभरी चौहान की शाखा का शुभारंभ पूछे तो अजयराज चौहान बताना है। अब इनकी राजधानी क्या थी, तो इन शाकंभरी के चौहानों की राजधानी थी अहित छत्रपुर, जो कि अभी प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में अपने नागौर जिले में स्थित है। और यहीं से क्या है फिर और भी चीज़ें यहाँ पे मिली है कि जो कि वासुदेव चौहान है उन्हीं को क्या बोला है, मूल पुरुष आदि पुरुष चौहानों का संस्थापक भी बोला है। अब इसके स्रोत क्या क्या है, मतलब किस किस के यहाँ पे देखा है कि भाई इन्हीं को ये बोला है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, इनके अर्ली चौहान डायनेसिटी और बिजोलिया शिलालेख में ये बात देखने को मिलती है। इसके अलावा नयन चंद्र सूरी का है हम्मीर महाकाव्य। तो याद कैसे किया था, हम्मीर काव्य लिखने में सूरमा है, तो ये याद हो गया था। और चंद्रशेखर का है अपने पास सुरजन चरित्र। तो याद कैसे किया, शेखर का चरित्र जो है अच्छा है, तो अच्छा से ये आप मान ले कि सज्जन है, अच्छा है, ऐसे याद रख लें तो याद हो गई। दोनों याद करवाए थे आपको अभी पहले। वीडियो ध्यान से सुन रहे होंगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको जो प्रॉब्लम करती है वो याद कराने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि और हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो बिल्कुल आपके लिए इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। बस आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप प्रतिक्रिया देते नहीं हैं और चाहते हैं कि हमें और अच्छा कंटेंट मिलता रहे और सुधार किया जाए, तो मैं तो अपनी तरफ से क्या है 100% देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर भी आप अगर कुछ प्रतिक्रिया देंगे, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर बताएं कि हम और क्या नया यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अब है ये दुर्लभ राज प्रथम। ये जो है चौहान वंश के प्रथम शासक थे जिनके काल में पहली बार क्या है अजमेर पे मुस्लिम अटैक हुआ था। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, चौहान वंश के प्रथम शासक का नाम बताइए जिनके काल में क्या है पहली बार अजमेर पे क्या हुआ था, मुस्लिम अटैक हुआ था। तो बता देना है दुर्लभ राज प्रथम। तो प्रथम और यहाँ भी प्रथम और दुर्लभ राज। ठीक है। विग्रह राज द्वितीय, विग्रह राज द्वितीय जो है इनको चौहान शिलालेख में मतंगा कहा गया है। तो मतंगा पूछ ले कि मतंगा की उपाधि किसको मिली है, तो मतंगा की उपाधि मिली है विग्रह राज द्वितीय को। अब अपना जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं अजमेर रियासत। ये डायरेक्ट मेंशन है अजमेर के चौहान, मतलब ये पढ़ते हैं। इससे पहले आपको पढ़ना ज़रूरी था ये जो भी मैंने आपको बताया है, आपके 20-25 मिनट लिए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अब डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता। जैसे यहाँ से दे दिया डॉक्टर दशरथ शर्मा का दे दिया बिजोलिया शिलालेख, अब इसको इसकी जगह हम्मीर महाकाव्य दे दिया, चंद्रशेखर के सुरजन चरित्र की जगह ये दे दिया। तो इस तरह से मैच करने वाले क्वेश्चन आपके आते हैं। और आप तो क्या है फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, जिसकी भी कोई तैयारी कर रहा है, तो इसमें तो अपने सीधे सीधे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, थोड़ा सा तो वो क्या है अपने को घुमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की अपनी सैलरी बहुत होती है और लेवल का एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे एग्ज़ाम है। जैसे कि अभी कल ही क्या हुआ था, जेल प्रेरी का एग्ज़ाम हुआ था, तो आपने देखा होगा कैसा सिंपल पेपर आया था। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको वो पेपर इजी लग रहा होगा, तैयारी अच्छी नहीं है तो वो भी आपको हार्ड लग सकता है। तो आप ये नहीं सोचिए कि जेल प्रेरी जैसा एग्ज़ाम का पेपर अपना आएगा। थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ा के चलें तो आप तभी सेफ जोन में रहेंगे। अगर हाँ वो पेपर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप ठीक स्टेज में अभी। ठीक है। अभी पटवारी का एग्ज़ाम होगा तो आप वो पेपर देखिएगा। तो इसी तरह जो भी पेपर अब करवाएगी यार कर्मचारी चयन बोर्ड RPSC, तो वो पेपर आपके लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपनी क्लास से क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, पटवारी हो, जेल प्रेरी हो, जिसकी भी हो, अगर ये वीडियो आप बाद में भी देख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है। टॉपिक पढ़ना है अपने को, तो कोई सी भी एग्ज़ाम में आए अपना काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। अजमेर रियासत मतलब अजमेर के चौहान आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक क्रम वाइज आपको समरी में बताया है कि कौन कौन से कब कब आए थे। तो एक रफ आइडिया हम यहाँ पे ले लेते हैं।
जिससे क्या है हमें पढ़ने में आसानी होगी कि किसके बाद में कौन आया था। तो सबसे पहले आए थे अजयराज चौहान जी। इनके शासनकाल 1105 से 1133 के बीच माना जाता है। फिर आए थे अरुणोराज चौहान 1133 से 55 तक। जगदेव आए 55 से 58 तक। बीसलदेव चौहान जिनको विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं, इनका शासनकाल रहा 1158 से 1163 तक। फिर आए अपार गंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज चौहान ये पृथ्वीराज चौहान सेकंड है, ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। तो ये आए और फिर लास्ट में अपने गोविंदराज है। और इनके बाद में क्या है, मतलब इन्हीं से क्या है रणथंभौर शाखा स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ तक 1194 तक क्या करेंगे हम, ये सारे पढ़ लेंगे। 1105 से 1194 तक क्या पढ़ेंगे, सारे अजमेर के चौहान पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अजयराज चौहान जी के बारे में। तो इस बुक को हम बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, सबसे पहले बुक से देखेंगे। बुक के बाद में बुक में जो चीज़ें नहीं हैं तो वो अपने नोट से देखेंगे, क्योंकि बुक में जो है वो तो पूछा ही जा रहा है। आज आपने देखा होगा बिल्कुल इसी बुक में से सारे क्वेश्चन आए। अगर इस बुक को आपने 2 बार पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस बुक का एक एक लाइन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है। ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो ये वीडियो भी ना देखें, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मेरी वीडियो देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर देखें, नहीं लगती है, आपको लग रहा है यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो भी है, तो आप इस बुक को अगर 2 बार भी पढ़ लेंगे, 2 बार आराम से, मतलब बिल्कुल याद हो जाए इस तरह से पढ़ेंगे, 2 से 4 बार अगर आप ये बुक पढ़ लेंगे और इसकी एक एक लाइन आपको पता होगी तो आप क्या है कोई सी भी एग्ज़ाम हो अपने राजस्थान की निकाल लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने से क्या है सिलेक्शन नहीं होता। शॉर्ट पढ़ें, स्मार्ट स्टडी करें, रिवीजन करें, बस उससे सिलेक्शन हो जाता है। ये नहीं कि इस कोचिंग के नोट्स ले लिए, ये पीडीएफ ले ली, ये पीडीएफ ले ली, एक ही टॉपिक को अलग अलग वहाँ से देख रहे हैं कि इसने क्या पढ़ाया है, इसने क्या पढ़ाया है। आगे तो आप बढ़ ही नहीं पा रहे, रिवीजन कर ही नहीं पा रहे खुद का, बस पीडीएफ इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। मोबाइल में पीडीएफ इकट्ठी होती जाती है, एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, बस फिर काम ख़त्म। ऐसे नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको अब क्या है पीडीएफ नहीं दे रही हूँ। आप ध्यान से सुने, ये बुक पीडीएफ दे दी है आपको, और जो नोट्स आपको दिखा रही हूँ तो वो है आपको मेहनत करनी है अब, ठीक है। क्योंकि मेहनत करने की बारी आपकी है, मैं तो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, अच्छा कंटेंट ला रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो आपके लिए ही तो मैं सब कर रही हूँ। और ये बात भी आपके लिए है कि क्योंकि मैं आपको पीडीएफ नहीं दे रही, अगर आप समझेंगे, पॉजिटिवली लेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। नेगेटिव लेना है तो भी आपकी मर्ज़ी है, मैं तो आपको पॉजिटिव तरीके से बता रही हूँ। क्योंकि मेहनत खुद करेंगे तो ही खुद के काम आएगी, दूसरा मेहनत करेगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई और मेहनत कर लेगा, और कोई और कर लेगा तो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो ठीक है, जो मेहनत करेगा उसकी का सिलेक्शन होगा। बाकी अब जो भी चलता रहता है नॉर्मलाइजेशन वगैरह वगैरह, तो वो अलग चीज़ है। तो उसके चक्कर में ये नहीं सोचे कि हम तो तैयारी करना ही बंद कर देते हैं। पहला काम अपना जो है खुद का 100% दे, बाद में जो भी होता है वो बाद की बातें वो देखी जाएंगी। तो इसी माइंडसेट के साथ पढ़ाई करें, ठीक है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर हम क्या है सही रणनीति से पढ़ेंगे, अपना टाइम जो है सही जगह पे लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अजयराज जी के बारे में। तो अजयराज जी हैं, इनका शासनकाल 1105 से 1133 के बीच रहा। अजयराज ने 1105 ईस्वी में ये क्या बने, शासक बने, मतलब ये राजा यहाँ पे बन गया अजयराज जी। और इस वंश का प्रतापी शासक यही थे सबसे पहले। और 1113 में क्या हुआ, इन्होंने अजमेर नगर बसा दिया और चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। कौन कौन से सिक्के चलाए, एक तो चांदी के सिक्के चला दिए और तांबे के सिक्के चला दिए। अब आगे क्या किया, जो ये सिक्के चलाए इन्हीं को अजय प्रिय द्रंब भी बोल दिया इन्होंने, ठीक है। क्या कर दिया, एक तो प्रतापी शासक थे ये। 1113 में अजमेर नगर बसा दिया, तांबे और चांदी के सिक्के चला दिए जिनको अजय प्रिय द्रंब बोल दिया। कुछ जो मुद्राएं थी, मतलब सिक्के थे, इन पे खुद की जो रानी थी, क्या नाम था इनका, सोमलवती, इनका नाम भी अंकित कर दिया। और क्या किया, अजयराज जो थे शैव मतावलंबी थे, मतलब किसको मानते थे, भगवान शिव को मानते थे। और इसके साथ साथ ये क्या थे, एक धर्म सहिष्णु शासक भी थे। इन्होंने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों का क्या किया, सम्मान की दृष्टि से देखा, और इन्होंने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश, मतलब सोने का कलश भी इन्होंने प्रदान कर दिया।
तो जैनों को मंदिर बनाने के लिए भूमि दे दी इन्होंने, अनुमति दे दी। और फिर इनके ही मंदिर जो पार्श्वनाथ मंदिर है इसमें ही एक सोने का कलश इन्होंने क्या कर दिया, भेंट कर दिया। तो इस तरह से ये क्या है, बहुत ही अच्छे शासक रहे, प्रतापी शासक रहे। तो फिर से हम देखते हैं अपने नोट्स में जो जो चीज़ें इसमें नहीं है वो वहाँ से देखते हैं, जो है उनका रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो ये हैं पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जो है इनका शासनकाल देखा हमने 1105 से लेके 1133 तक था। और ये जो थे अजयराज चौहान, ये पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र थे। फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान से कंफ्यूज नहीं हो। तो पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र थे। और यही मैंने यहाँ लिखा है कि पृथ्वीराज थर्ड जो है इन्हीं को कभी कभी पृथ्वीराज चौहान, मतलब पृथ्वीराज थर्ड अलग है, पृथ्वीराज चौहान आ जाए तो ये क्या है, यहाँ पे अलग अलग है, तो ध्यान में रखें। अब पृथ्वीराज जो है थर्ड, इन्होंने क्या है, तराइन का युद्ध किया, प्रथम युद्ध। और सेकंड युद्ध किस किस के बीच में, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहला युद्ध हुआ था। इसमें तो क्या है, पृथ्वीराज जी जीत गए थे, लेकिन जो सेकंड युद्ध हुआ उसमें क्या है, मोहम्मद गोरी की जीत हो गई और पृथ्वीराज जी अपने हार गए थे। अब यहाँ पे देखते हैं एक एक करके जो अजय राज जी थे इन्होंने क्या क्या काम किए। तो एक तो इन्होंने उज्जैन जो है कहाँ पे, आप सभी जानते होंगे, यहाँ पे महादेव जी का मंदिर भी है अपने मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे क्या है, उज्जैन एमपी में आक्रमण किया। अजय मेरू, जिसको अजमेर बोलते हैं, अजमेर नगर इन्होंने बसाया। धर्म के प्रति दृष्टिकोण, वही बात की है यहाँ पे, क्या है कि जो जैन और वैष्णव थे उनको सम्मान की दृष्टि से देखा और उनको क्या है, मंदिर बनाने के लिए जगह वगैरह दे दी। तो ये सब बात यहाँ पे की है। तो धर्म के प्रति क्या है, ये अच्छे थे, इनका दृष्टिकोण अच्छा था। और तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए। अब तांबे चांदी के सिक्के में क्या किया इन्होंने, अपनी एक रानी थी, क्या नाम था इनका, सोमलवती। तो इनके भी क्या है, यहाँ पे सोमलवती का नाम भी अंकित कर दिया, ठीक है। रानी सोमलवती का नाम अंकित कर दिया किस पे, सिक्कों पे। तो ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी क्या है आपको इसमें याद रखनी है अजयराज चौहान के बारे में। और देखते हैं जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, इन्होंने चौहानों के साम्राज्यों का निर्माण काल इसको कहा। वासुदेव चौहान जो कि 551 ईस्वी में स्थापित इन्होंने किया था। चौहान वंश को वास्तविक संस्थापक भी वासुदेव चौहान को ही बोलते हैं। लेकिन इनका संघर्ष, मतलब इनकी संघर्ष करने की क्षमता जो थी वो क्या थी, अच्छी नहीं थी। तो अजयराज चौहान जो है 1105 से 1133 के बीच में संघर्ष क्षमता इनकी विकसित हुई, यही बात क्या है इन्होंने बताई है। अब उज्जैन पर आक्रमण जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उज्जैन पर आक्रमण जो है वो किसने किया था, नरवर्मन परमार ने किया था। ये मालवा का शासक था। तो नरवर्मन परमार जो है इनको यहाँ पे हराया किसने, अजयराज चौहान ने। और मालवा का जो सेनापति था उसको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। नरवर्मन परमार को तो हरा दिया और सेनापति जो था इनका उसको बंदी बना लिया। और इसके दौरान जो है 3 शासकों का वध भी कर दिया, इनको क्या है, मार दिया। अब कौन कौन से को मारा, तो चचिग, सिंचुल और यशोराज को यहाँ पे मार दिया। तो ये जानकारी यहाँ पे इतनी ही मिलती है। अब दूसरा पॉइंट जो हमने देखा था, अजमेरू या अजमेर नगर बसाया। तो सबसे पहले क्या है, इन्होंने अजमेर को राजधानी बनाया किसने, अजयराज चौहान ने। और 1113 में अजमेरू नगर बसाया था, अजयमेरू सॉरी। और फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, अजमेर कर दिया। और इसको आजकल हम स्मार्ट सिटी भी बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और अजमेर को सबसे पहले राजधानी भी इन्होंने ही बनाया था। बीटली पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसको क्या कहते हैं, गढ़ बीटली या तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। ये हमने फोर्ट पढ़ रखे हैं, अगर आप चाहें तो फोर्ट वाली वीडियो अपनी देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो जब हम कला संस्कृति का टॉपिक करेंगे तो आप थ्योरी क्या है वहाँ से अभी से ही पढ़ के रख लें, क्योंकि हम क्या है अगर टाइम रहा तो थ्योरी करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट इसके PYQ करेंगे। तो आप ये वाली वीडियो की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। अब इन्होंने क्या कर दिया, बीटली पहाड़ी पर गढ़ बीटली तारागढ़ दुर्ग बना दिया। और तारागढ़ नाम ही क्यों दिया गया, तो तारागढ़ इसलिए दिया गया कि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी कौन, तारा देवी, इनके नाम पे ही ये दुर्ग बनाया गया। तो ये बात है यहाँ पे, ठीक है। अजमेर की चौहान शाकंभरी शाखा का शुभारंभ भी क्या है, इन्होंने ही किया था। अब क्या है, अगर पूछ ले क्या, संस्थापक क्या है, संस्थापक पूछ ले तो बताना क्या है, वासुदेव चौहान। क्या बता देना है, वासुदेव चौहान बताना है। और अगर पूछे कि शाकंभरी शाखा का शुभारंभ या संस्थापक,
तो क्या बताएंगे, अजयराज चौहान बता देंगे। तो याद हो गया। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ अजमेर। अब अजमेर की बात हुई है, अजमेर में क्या है, अजमेर नगर बसा दिया और ये क्या है, गढ़बीटली और तारागढ़ दुर्ग है। तो थोड़ा सा बात क्या है, थोड़ी सी बात क्या है अजमेर की भी कर लेते हैं। तो अजमेर जो है इसी को राजपूताना या राजस्थान का हृदय, हार्ट कहते हैं, हार्ट ऑफ राजस्थान। और क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में, मैप में भी आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए क्या है, अजमेर को राजपूताना राजस्थान का हृदय कहते हैं। और पहले सेंटर भी यही हुआ करता था, सारी जो गतिविधियाँ हैं अजमेर में ही हुआ करती थी। और अजमेर को ही राजस्थान का अपने क्या है, कुंजी कहते हैं, नाका कहते हैं और जिब्राल्टर भी कहते हैं। और सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला अगर फोर्ट पूछे तो ये है अजमेर दुर्ग। इसी को क्या बोलते हैं, तारागढ़ दुर्ग, गढ़बीटली दुर्ग भी कहते हैं। अब जो ये अजमेर दुर्ग है इसमें क्या क्या है, तो इसमें एक तो रूठी रानी का महल है, मीरान शाह की दरगाह है, घोड़े की मजार है, घूंघट, बादरा और इमली नामक क्या है, बुर्ज हैं। क्या क्या है, रूठी रानी का महल है, मीरान शाह की दरगाह है, घोड़े की मजार है, घूंघट, बांद्रा और इमली नामक बुर्ज यहाँ पे है। अब जो राजा मालदेव की पत्नी है इनका नाम क्या था, रूठी रानी था। इसीलिए क्या है, यहाँ पे ये रूठी रानी का महल यहाँ पे है। अब राजस्थान का जिब्राल्टर तो आपने देख लिया, क्या अजमेर को बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछ ले क्या भारत का जिब्राल्टर, तो भारत का जिब्राल्टर पूछे तो आपको ग्वालियर एमपी चले जाना है, ठीक है। अब जिब्राल्टर क्या होता है, तो जिब्राल्टर का थोड़ा सा मतलब देखते हैं यहाँ पे, कि जैसे हमने को क्या करना है, किसी दूसरे देश से क्या है व्यापार करना है। तो व्यापार करने के लिए क्या है, जैसे बीच में सागर आ रहा है तो वहाँ से समुद्र आ रहा है, तो वहाँ से अगर हमें व्यापार करना है तो परमिशन लेके क्या है हम एक महासागर से दूसरे महासागर तक जा सकते हैं। तो इसी से क्या है, अपने को व्यापार करने में आसानी होती है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जैसे अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर के बीच में व्यापार करना है। तो इन तंग क्षेत्र में क्या है, दोनों सागर में आप व्यापार हेतु परमिशन लेके आगे जा सकते हैं। और उस समय पूरे मतलब पूर्ण राजस्थान का नियंत्रण जो है अजमेर से ही होता था। इसलिए क्या है, इसको अजमेर को जिब्राल्टर कहते थे राजस्थान का। अब गर्मियों में राजधानी तो आबू में रहती थी। आबू में क्यों रहती थी, क्योंकि जो अजमेर है वहाँ पे तो क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी और आबू में ठंडा रहता था गर्मियों में, तो यहाँ आबू ये राजधानी ट्रांसफ़र कर लेते थे। और सर्दियों में जो है आबू में और ज़्यादा ठंड पड़ती थी, इसलिए अजमेर आ जाते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है सर्दियों में थोड़ा सा सही रहता था, ठीक है। तो ये बात हो गई, अपने अजमेर के बारे में भी कर ली। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही अगर पढ़ेंगे कि जो जैसे अभी अजमेर का नाम आया तो अजमेर के बारे में कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जो जो हो सकती है पॉसिबल। ज़्यादा अपने टॉपिक से अपने को भटकना भी नहीं है, तो जितना पॉसिबल हो जितना याद रख सकते हैं ऐसे करके अगर याद करेंगे तो आपको क्या है 2-3 बार ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब ये जो है अपने को क्या है, फोर्ट में तो अपन पढ़ेंगे दुर्ग के बारे में, यहाँ पे भी अपने थोड़ा सा देख लिया। तो क्या है, थोड़ा सा अपने को रफ आइडिया मिल गया कि भाई अपने को ये पढ़ना है और ये कुछ चीज़ें तो अपने याद है। वो टॉपिक अगर हम नहीं भी पढ़ पाए, मान लो लास्ट में होते होते, तो यहाँ से तो कुछ चीज़ें हमें याद है और यहीं से क्वेश्चन बन गया तो बहुत अच्छी बात है। तो अब तीसरा काम क्या किया था अजयराज जी ने, तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। तांबे चांदी के सिक्के जो थे, इस पे क्या है, इनको क्या बोला था, इन सिक्कों को ही श्री अजय देव बोला, और एक और नाम है श्री अजय प्रिय द्रवंश। तो श्री आ जाए, श्री हटा के भी आ जाए, अजय प्रिय द्रवंश। तो आपको ये करना है क्या कि पूछ ले, मान लीजिए पूछ ले कि अजय प्रिय द्रवंश क्या था, तो आपको याद होना चाहिए कि ये क्या थे, सिक्के थे, एक प्रकार के सिक्के का ये नाम है, जो कि क्या है, किसने चलाए, अजयराज जी ने चलाए थे। और चांदी और तांबे के ये सिक्के थे, और इन पे जो इनकी रानी थी, पत्नी थी, उनका नाम सोमलवती, सोमलेखा माना गया है, जो कि अंकित था। तो ये यहाँ पे अंकित था, ये सिक्के की बात हो गई। और फिर धर्म के प्रति दृष्टिकोण, ये भी इनका था। तो ये इसमें आपको क्या दिखता है कि ये शैव मत से संबंधित थे और धर्म सहिष्णु शासक थे। अब शैव मतावलंबी थे, मतलब शैव मत को ज़्यादा मानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये सभी धर्मों में क्या है, विश्वास करते थे, इनका सम्मान करते थे। और इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो जैन धर्मों के मंदिर थे उनको बनाने के लिए इन्होंने भूमि दान में की, और पार्श्वनाथ जो मंदिर है उसके लिए इन्होंने सोने का कलश भी दान किया। तो वैसे तो क्या है, ये शिव मतलब भगवान शिव को मानने वाले थे,
लेकिन जो जैन धर्म है उसमें भी क्या है, इन्होंने अपना क्या है सहिष्णुता दिखाई, अपना दान पुण्य करके दिखाया। तो इस तरह से धर्म का प्रति इनका अच्छा दृष्टिकोण यहाँ पे देखा गया है। तो जैन और वैष्णवों की यहाँ पे बात की गई है। अब आगे देखते हैं 1130 में क्या हुआ। फिर ये तो सारी बात कर ली इनने क्या 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 था। अब 1105 से इनका क्या है स्टार्ट हुआ था, और 1105 में ये शासक बन गए थे। फिर क्या हुआ 1130 में जाकर के अजयराज चौहान जो है, 1130 में अजयराज चौहान जो है यहाँ से क्या है चले गए, अजमेर से चले गए। अपने पुत्र जो अर्णोराज थी इनको राज्य की बागडोर देके पुष्कर चले गए। अब पुष्कर चले गए किसके लिए, पूजा पाठ करने के लिए चले गए। अब आप सोच रहे होंगे 1130 ही क्या है, अर्णोराज जी का क्या है शासन काल, मतलब इनके ये राजा बन गए थे, तो ऐसा नहीं था। तो इनका राज्याभिषेक जो है अर्णोराज जी का, इनके पुत्र का, अजयराज जी के पुत्र अर्णोराज जी का राज्याभिषेक जो है 1133 में ही हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज कर सकता है कि अर्णोराज जी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो 1133 से 1155, तो 33 से 55 वाला सही है, ये देगा 1130 से 55। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि 30 में ये चले तो गए थे, लेकिन क्या है राज्याभिषेक करके नहीं गए थे। तो राज्याभिषेक करके नहीं गए थे, वापस आए थे 1133 में, और फिर इस टाइम पे इनका राज्याभिषेक किया था किसका, अर्णोराज जी का। तो इसी बात के कारण क्या है अब हम अर्णोराज जी को पढ़ेंगे। और इन्होंने क्या क्या किया था, अजयराज जी ने तुर्क शासक शहाबुद्दीन को हराया था, गुजरात के मूलराज फर्स्ट को भी हराया था, मालवा के नरवरन परमार को भी हरा दिया था। सॉरी, किसने हराया था, ये अर्णोराज जी ने हराया था, ना कि अजयराज जी ने। तो इनके पुत्र के बारे में ही बात चल रही थी, तो ये इन्होंने हराया था। ठीक है, अब अर्णोराज जी के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो अर्णोराज चौहान जो है इनका शासनकाल माना जाता है 1133 से 1155 ईस्वी तक। तो अर्णोराज जी का शासनकाल 1133 से 1155। अर्णोराज ने जो है तुर्कों और मालवा के जो शासक है इनको परास्त किया, हराया। लेकिन गुजरात के जो शासक थे कुमारपाल चालुक्य, उनसे क्या हुआ, ये पराजित हो। तो हराया तो किस किस को था, तुर्कों को हरा दिया और मालवा को हरा दिया। और खुद किससे हार गए थे, तो खुद चालुक्य जो थे कुमारपाल जी, इनसे ये हार गए थे। इन्होंने अजमेर में आना सागर झील का और पुष्कर में वराह मंदिर की निर्माण कराया। अर्णोराज भी शैवमती थे, पर फिर भी क्या है इनका अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता थी, इनके पिता की तरह ही। और इन्होंने अजमेर में खतरगंज के अनुयायियों के लिए भूमि दान की थी। और देवबोध और धर्मघोष जो है इनके समय के क्या थे, प्रखंड विद्वान थे, और इन्होंने इनको सम्मानित भी किया था। वैसे तो चालुक्यों के हाथ जो है, हाथों पराजय से क्या है, मतलब हारने से इनको क्या उठानी पड़ी, हानि उठानी पड़ी, हानि हुई। लेकिन फिर भी क्या है इन्होंने बाद में क्या किया, गजनवियों को पराजित किया। किसको पराजित किया, गजनवियों को हराया। और फिर मालवा और हरियाणा पर फिर क्या हुआ, मालवा और जो हरियाणा का क्षेत्र था वहाँ पे क्या है इन्होंने अपने वंश को बढ़ाए रखा। मतलब इसको क्या है बाद में डाउनग्रेड यहाँ पे नहीं होने दिया। तो ये बात यहाँ पे है। तो यही हम क्या करते हैं अपने नोट्स के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अर्णोराज जी के बारे में, इनको उपाधि मिली है। एक तो परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भट्टारक। कौन कौन सी, परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक की उपाधि मिली हुई है। और अजमेर में क्या है इन्होंने, अर्णोराज जी ने शिव मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया, तो अजमेर में इन्होंने शिव मंदिर बनवाया। और पूछे कि पुष्कर में कौन सा बनवाया, तो पुष्कर में वराह मंदिर बनाया। ये हमने बुक में भी देखा था, ये एक्स्ट्रा है तो इसको एक्स्ट्रा लिख लें। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, और तो एक तो ये बात कर ली थी, और इन्होंने आना सागर झील बनवाई थी, जो कि अभी आगे देखेंगे। अर्णोराज जी के दरबार में 2 प्रकांड विद्वान थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज्ञान ये रखते थे। तो कौन कौन से थे, अभी अभी नाम देखा था, बताइए। एक तो थे देवबोध और दूसरे थे धर्मघोष। तो इनको क्या है अर्णोराज जी ने इनकी विद्वानता के कारण क्या है सम्मानित भी किया था। अब जो अर्णोराज जी हैं इनका विवाह है जो किससे हुआ था, तो इनके विवाह के बारे में बताया है कि मरु प्रदेश की एक राजकुमारी थी, क्या नाम है इनका, सुधवा। तो मरु प्रदेश की जो राजकुमारी थी सुधवा, इनसे इनका विवाह हुआ। और फिर इनके विवाह के बाद इनके जो पुत्र हुए तो उनके नाम है जगदेव और विग्रहराज। क्या क्या नाम है, जगदेव और विग्रहराज और अपार गंगे। तो इनका जन्म यहाँ पे हुआ। ठीक है, और फिर इनका बताया जाता है कि दूसरा विवाह भी हुआ
जो कि जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से हुआ। तो पहला विवाह तो सुधवा से हुआ था, मरु प्रदेश की राजकुमारी से। दूसरा हो गया जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से। और फिर इनसे भी इनका एक पुत्र हुआ जो कि सोमेश्वर चौहान के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, 4 पुत्र यहाँ पे देखे गए हैं, 3 तो इधर से और 1 इधर से। ठीक है, अब 3 चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एक तो चौहान चालुक्य संघर्ष यहाँ पे चला, और आना सागर झील का निर्माण यहाँ पे हुआ, और धर्म के प्रति दृष्टिकोण इनका क्या था। तो इनके पिता की तरह ही ये क्या थे, शैव मत को मानते थे, लेकिन फिर भी जो है अन्य धर्म है उनके प्रति क्या थे, ये सहिष्णुता रखते थे, मतलब सहानुभूति रखते थे और इनकी भी हेल्प करते रहते थे। तो ये बात है। अब चौहान चालुक्य संघर्ष को देख लेते हैं। तो चौहान चालुक्य संघर्ष में जो है क्या देखा गया है यहाँ पे कि जो अर्णोराज जी थे, ये जब शासक बने तब क्या है, गुजरात का शासक कौन था, तो गुजरात के शासक थे सिद्धराज जयसिंह। तो सिद्धराज जयसिंह ने क्या किया, अजमेर पे अटैक किया। अजमेर पे अटैक करने के बाद में सिद्धराज जयसिंह पराजित हो गए। तो सिद्धराज जयसिंह जब पराजित हो गए तो फिर इसके बाद में क्या हुआ, चौहान और चालुक्य की संधि हो गई। और इस संधि के बाद में जो जयसिंह सिद्धराज थे, इन्होंने अपनी जो पुत्री थी कंचन देवी, इनका विवाह किससे कर दिया, अर्णोराज जी के साथ में कर दिया। फिर ये तो बात हो गई गुजरात के शासक की। अब जो गुजरात के ही दूसरे हैं क्या, चालुक्य शासक, तो विवाह यहाँ पे कर दिया। इसके बाद में कुछ समय तक ये जो संघर्ष था, स्ट्रगल था, वो शांत रहा, स्थगित रहा। लेकिन क्या है, बाद में फिर से संघर्ष की शुरुआत हो गई। तो नेक्स्ट जो चालुक्य शासक थे गुजरात के ही, उनका नाम आता है कुमारपाल चालुक्य। तो इन्होंने भी यहाँ पे आक्रमण किया, और आक्रमण करके क्या हुआ, यहाँ से इनको क्या है, हरा दिया। किसने हरा दिया, गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य ने इनको हरा दिया। किसको, अर्णोराज जी ने हरा दिया। और जो कुमारपाल है, कुमारपाल ने अर्णोराज को आबू में पराजित किया, और कुमारपाल की सेना जो है अजमेर तक आ गई थी। लेकिन ये जो सेना थी ये दुर्ग में नहीं पहुंच पाई थी, और इन्हें खाली हाथ यहाँ पे लौटना पड़ा था। और फिर इसी हार और अपमान का बदला लेने के लिए अर्णोराज ने वापस से आक्रमण करने की योजना बनाई, और फिर अर्णोराज यहाँ पे पराजित हुए। फिर कुमारपाल और पराजित हुए तो बाद में क्या हुआ, कुमारपाल और अर्णोराज जी के बीच में क्या हो गई, संधि हो गई। और कुमारपाल को गिफ्ट में, मतलब उपहार में, घोड़े और हाथी इन्होंने दिया अर्णोराज जी ने। और अर्णोराज जी ने अपनी जो पुत्री थी उनका विवाह भी यहाँ से कर दिया। सॉरी, ये बात यहाँ पे थोड़ी सी गलत है, तो इसको यहाँ पे नहीं पढ़े, ठीक है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पे। तो ये सब बात यहाँ पे होगी कि इनको गिफ्ट में घोड़े और हाथी दे दिए। और एक बात यह है कि 1142 से 1145 में कुमारपाल पर 2 बार अटैक किया, और दोनों बार ही क्या है, ये हार गए। तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब अपना जो सेकंड पॉइंट था वो देखते हैं, आना सागर झील का निर्माण। तो आना सागर झील का निर्माण किसने कराया, ये झील का निर्माण आनाजी अर्णोराज जी ने करवाया। और इसका निर्माण जो है माना जाता है कि, मतलब जयानक जी का कथन है ये, जो कि इन्होंने पृथ्वीराज विजय में लिखा है। तो इन्होंने बताया है कि इसका निर्माण जो है आना सागर झील का, जब तुर्कों ने अजमेर पर आक्रमण किया था तब चौहानों ने तुर्कों का संहार किया था, जिसके कारण मांस, हड्डी और रक्त यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में फैल गया था, जिसे क्लीन साफ कराने के लिए क्या है, इस झील का निर्माण कराया गया था। तो ऐसी बात यहाँ पे क्या है, जयानक ने लिखी है पृथ्वीराज विजय में। और बांडी की जो सहायक नदी है चंद्रा नदी, इसका पानी ला करके इस झील का निर्माण करवाया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कौन सी नदी, मतलब बांडी की कौन सी सहायक नदी है, तो चंद्रा नदी है, जिसका पानी लाकर आना सागर झील को निर्माण कराया गया था। तो आना सागर झील का निर्माण यहाँ पे हो गया। और इस झील के किनारे क्या है, तो दौलत बाग है, और इसी दौलत बाग का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, सुभाष बाग कर दिया गया है। और ये बनवाया किसने था, तो ये जहांगीर ने बनवाया था, जो कि क्या है, एक मुग़ल शासक था। और ये सब क्या है, हम अपने इंडियन हिस्ट्री के पार्ट में पूरा पढ़ चुके हैं कि किसके टाइम पे क्या क्या इन्होंने बनवाए थे। वहाँ पे भी हमने ये देखा था। अगर आपने वीडियो देखे होंगे अच्छे से, पहली वीडियो से आप साथ में हैं, तो आपको पूरा चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसका स्रोत कहाँ है कि आना सागर झील है यहाँ पर अर्णोराज जी ने बनाई। तो एक तो बिजोलिया शिलालेख है, और दूसरा है पृथ्वीराज रासो। तो इन दोनों में यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। अब ये आना सागर झील के पास में 12 दरी संगमरमर के 5 मंडप, मतलब
बारादरी को मतलब मार्बल के 5 मंडप है, इसका निर्माण भी करवाया और ये निर्माण करवाया शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ ने तो क्या है बारादरी का निर्माण करवाया, और जहांगीर ने जो है दौलत बाग, जिसका नाम चेंज करके अब सुभाष बाग कर दिया गया है, तो ये बनवाया था। अब अपना तीसरा पॉइंट था इसमें लास्ट कि धर्म के प्रति दृष्टिकोण इनका क्या था। तो ये शैव मत में आस्था रखते थे मेनली, तो मुख्यतः तो शैव मत मतलब भगवान शिव को मानने वाले थे। लेकिन जो ये है अपने पिताजी अजयराज जी की तरह ही क्या है दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे। तो इनका एग्जाम्पल क्या मिलता है, खतरगच जो कि जैन के ही एक टाइप है। तो खतरगच को क्या है इन्होंने भूमि दान की थी अजमेर में, तो ये इन्होंने यहाँ पे दान की। और जो इनके पिताजी थे इन्होंने क्या है इन्होंने भी भूमि दान की थी, और जो पार्श्वनाथ मंदिर था उसके निर्माण के लिए इन्होंने स्वर्ण कलश दिया था। किसने, इनके पिताजी जो थे अजयराज जी ने। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब अजयराज जी की जो हत्या है वो किसने कर दी, तो अजयराज जी की हत्या इनके पुत्र जगदेव ने कर दी। तो जगदेव जो इनके पुत्र थे, जो कि मरु प्रदेश की राजकुमारी सुधवा से यहाँ पे उत्पन्न हुए थे, तो जगदेव विग्रहराज अपार गंगे का जन्म हुआ था। तो इनमें से जो जगदेव थे इन्होंने इनकी हत्या कर दी, हिचकी अपने पिताजी की हत्या इन्होंने कर दी। तो इसीलिए क्या है जो अर्णोराज जी के पुत्र हैं इन्हीं को जगदेव जी को चौहानों का पितृहंता भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कई बार कि चौहानों का पितृहंता किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है जगदेव जी को कहते हैं। और अपने जो पिताजी को है मार करके क्या है ये स्वयं जगदेव शासक बन गया। तो ये शासक 3 साल रहा, 1155 से 1158 तक। ज़्यादा कुछ इसने अपने शासनकाल में किया नहीं, तो ये क्या है ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बस एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चौहानों का पितृहंता क्या है, तो आपको बताना है जगदेव। तो इसको याद ऐसे रख लें कि पिता के बिना क्या है जग सूना सूना है। ठीक है, जग सूना सूना लगे, आपने गाना सुना ही होगा। तो पिता और जग, तो याद हो जाएगा पिता जग। अब पढ़ना है अपने को बिसलदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो विग्रहराज चतुर्थ जो हैं इनका जो है इनके बारे में जो स्रोत हैं अपने सोर्स हैं, तो वो अपने को एक तो राजस्थान का इतिहास जो कि गोपीनाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसमें देखने को मिलता है 1158 से 1163 तक इनका शासनकाल बताया है इसमें। और सापाद लक्ष्य और शाकंभरी के चौहानों का स्वर्णकाल मतलब क्लासिक एरा गोल्डन एरा जो है वो इनके टाइम को कहा जाता है, किसके, बिसलदेव चौहान के टाइम को। तो ये बात किसने कही है, ये कही है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है, अब साम्राज्य विस्तार पर चर्चा जो है ये अपने को मिलती है शिवालिक स्तंभ लेख से, यूपी के सहारनपुर से, अजमेर राजस्थान से और गुजरात से। अब जो शिवालिक स्तंभ लेख है वो दिल्ली में उत्कीर्ण है और 9 अप्रैल 1163 ईस्वी से देश से मुसलमानों का सफाया किया था। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। राज्य विस्तार और चालुक्य के साथ संघर्ष के उत्कर्ण की जानकारी भी यहाँ पे मिली है। और कुमारपाल से युद्ध करके यहाँ पे इन्होंने हराया था और जालोर नागौर पाली को जीता था, ये बात यहाँ पे लिखी है। तो जागौर नागौर और पाली को जीता, तो इससे क्या हुआ इनकी जो है चौहानों की प्रतिष्ठा तो बढ़ी, लेकिन चालुक्यों की क्या है प्रतिष्ठा यहाँ पे घटी। तो ये बात यहाँ पे हमने को देखने को मिलती है। अब जो विग्रहराज जी है ये क्या है संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे और इन्होंने एक नाटक भी लिखा है संस्कृत में ही, हरिकेली नाटक। तो हरिकेली नाटक पूछे तो किसने लिखा है, विग्रहराज जी ने लिखा है। तो इसको याद कैसे करेंगे, याद कर लेंगे इसको कि आग्रह करने पे भी राज जो है क्या है नाटक कर रहा था। एक कोई लड़का था जो जिसका नाम क्या था, राज था। तो उससे किसी ने पूछा घर वालों ने कि ये काम कर दे, तो उसने मना कर दिया वो काम करने से। तो ये ही अपने को क्या है ध्यान में रखना है कि आग्रह करने पर भी क्या है राज ने क्या है नाटक किए। तो नाटक याद हो गया, आग्रह से ये हो गया विग्रह और राज से राज। ठीक है, याद हो गया। अब किसी का नाम यहाँ पे राज हो तो बुरा नहीं माने, अपने को सिर्फ याद करना है और ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, तो बुरा बिल्कुल भी नहीं माने, बस एग्ज़ाम क्रैक हो जाए आपका। ठीक है, हरिकेली नाटक संस्कृत लैंग्वेज में लिखा। इसमें क्या है शिव और अर्जुन के संवाद के बारे में बताया है। और प्रबंध कोश जो है ये भी विग्रहराज चतुर्थ विग्रह प्रबंध कोश में जो है विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोला है, तुरुष कजित बोला है। क्या बोला है, तुरुष कजित कहा गया है।
अब जो विग्रहराज थे ये बहुत से विद्वानों को यहाँ पे आश्रय देते थे अपने दरबार में। और जो विग्रहराज जी है इन्हीं को उपाधि मिली है क्या क्या, कवि बंधु की, कवि बांधव की या कटि बंधु, जो भी आपके ऑप्शन में आए आप देख लें। कवि बंधु, कवि बांधव, कटि बंधु, तो ये सारी उपाधि जयानक भट्ट ने इनको दी है। और जयानक की जो रचना है वो कौन सी है, तो ये है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, जयानक की। ठीक है, याद कैसे कराया था, यहाँ पे जय आ रहा है, जय मतलब विन, और यहाँ पे भी विजय आ रहा है तो विजय विन 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 एक साथ आएगा। ठीक है, जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इसे धारण करने की क्षमता किसी में नहीं रही थी। ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, तो ये बात कही किसने है, जयानक ने कही है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की जो उपाधि है वो भी क्या है, बिल्कुल ही निरर्थक हो गई है, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी और में तो अब बिल्कुल भी नहीं रही है। अब किल्लोर ने क्या कहा है, किल्लोर ने कहा है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति से भी अपनी होड़ कर सकता था। तो ये बात कही है किसने, किल्लोर ने। तो ये बात हो गई। अब सोमदेव जो है, सोमदेव की रचना है ललित विग्रहराज। तो ललित विग्रहराज जो है उसमें देसल देवी और विग्रहराज के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया है। देसल देवी कौन है, तो ये इंद्रपुर की राजकुमारी है। तो ये बताया है सोमदेव के ललित विग्रहराज में। अब सोमदेव कौन थे, तो ये विग्रहराज फोर्थ के दरबारी विद्वान थे। नरपति लाल की रचना है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो जिसमें राजमती और विग्रहराज की प्रेम कहानी के बारे में बताया है। राजमती जो है परमार राजा भोज की पुत्री है, और ये बीसलदेव रासो जो है 4 खंडों में है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि सोमदेव की रचना जो है कौन सी है, तो सोमदेव की रचना है ललित विग्रहराज। नरपति नाल की है बीसलदेव रासो, जो कि 4 खंडों में डिवाइड है। गजनी के जो शासक थे कौन थे, अमीर खुसरू शाह, इन्होंने हमीर को हराया। दिल्ली के तोमर शासक थे तंवर, इनको यहाँ पराजित किया और दिल्ली को अपने राज्य में इन्होंने मिला लिया। और दिल्ली पे अधिकार करने वाला ये पहले चौहान शासक थे। ये पूछ सकता है कि दिल्ली पर अटैक करने वाले पहले चौहान शासक कौन थे, तो आपको क्या बता देना है, विग्रहराज चतुर्थ बता देना है। और इन्होंने दिल्ली को अपने राज्य में मिला लिया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया, कहाँ पे, अजमेर में। और संस्कृत पाठशाला तो ये बाद में, पहले तो ये सरस्वती माँ का मंदिर था, संस्कृत पाठशाला थी, और बाद में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वा के क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पे इस नाम से ये बाद में प्रसिद्ध हो गया। तो राजस्थान की पहली मस्जिद आपको देखनी है तो 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, अजमेर में। और यहाँ पर ये है बाबा पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है, उर्स का मेला बढ़ता है, इसीलिए इसको क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। इसकी दीवार पर फारसी भाषा में सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन शिलालेख है। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का स्मारक बना हुआ है, और जहाँ पे क्या है, हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ लिखित है। पूर्वजों की भांति ये भी क्या है, शैव मत से संबंधित है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अजयराज जी, अरुणोराज जी शैव मत से संबंधित थे। तो इसी तरह से विग्रहराज चतुर्थ भी जो है शैव मत से संबंधित थे, लेकिन ये अदर रिलीजन की भी क्या है, रेस्पेक्ट करते थे इनके पूर्वजों की तरह ही। धर्मघोष सूरी के कहने पर क्या है, पशुवध पे भी क्या है, इन्होंने रोक लगा दी थी। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। किसके कहने पे लगाई रोक, तो धर्मघोष सूरी के कहने पे क्या कर दिया, पशुवध पे क्या है, रोक लगा दी। वर्तमान जो टोंक जिले हैं इसमें बीसलपुर कस्बा, बीसलपुर तालाब, बीसलपुर डैम का निर्माण और बीसलपुर लेक का निर्माण करवाया किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। तो ये बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद में 1163 के आसपास बीसलदेव जी की क्या है, मृत्यु हो गई। अब बीसलदेव जी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, अपार गंगे शासक बना। फिर अपार गंगे के बाद में पृथ्वीराज सेकंड आया, और इनकी कोई संतान नहीं थी, तो निसंतान इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर पृथ्वीराज सेकंड के चाचा थे कौन, सोमेश्वर चौहान थे। तो सोमेश्वर चौहान जो है हमने आगे पढ़ा भी था, अरुणोराज जी के क्या है, छोटे पुत्र थे। और कौन सी रानी से जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी, ये बताइए जल्दी से। तो आपको बताया था कि जय सिंह सिद्धराज की पुत्री जो थी कांचन देवी, इनसे क्या है, अरुणोराज जी का विवाह हुआ था। दूसरा विवाह इनसे क्या है, इनकी संतान हुई थी एक, सोमेश्वर चौहान जिनको कहते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अजमेर अरुणोराज जी के छोटे पुत्र थे अरुणोराज, और कांचन देवी से ये पैदा हुए थे।
अब इनको सोमेश्वर चौहान को क्या उपाधि मिली हुई है, तो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि मिली है। अब सोमेश्वर चौहान का विवाह किसके साथ हुआ, तो सोमेश्वर चौहान का विवाह हुआ कर्पूरी देवी के साथ। कर्पूरी देवी किसकी पुत्री थी, तो कर्पूरी देवी थी कलचुरी त्रिपुरी नरेश की पुत्री। अब सोमेश्वर चौहान जो हैं इनके भी क्या है, 2 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम है पृथ्वीराज थर्ड, जिनको पृथ्वीराज चौहान ज़्यादातर देखते होंगे आप, और हरिराज। तो 2 पुत्र इनके हुए, किसके, सोमेश्वर चौहान के। अपने पिता कौन थे इनके पिता, अभी किसके बारे में पढ़ रहे थे हम, तो हम पढ़ रहे थे, हमने अभी देखा सोमेश्वर चौहान जी के बारे में। तो इन्होंने क्या है, अपने जो पिता थे अरुणराज चौहान, इनकी मूर्ति बनवाई। स्वयं की जीवित रहते हुए भी इन्होंने मूर्ति बनवाई, मूर्ति कला को प्रसिद्ध भी किया। अब पढ़ते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। तो पृथ्वीराज तृतीय जो है, इनको पृथ्वीराज चौहान भी आता है, तो इनके नाम से भी जानते हैं। 1177 से 1192 ईस्वी के बीच का शासनकाल है। इनके पिता कौन है, तो अभी देखा था सोमेश्वर चौहान के 2 पुत्र हुए थे। कौन कौन से, पृथ्वीराज तृतीय, और दूसरे कौन से थे, तो हरिराज थे। कौन से थे, हरिराज थे। 2 पुत्र हो गए। मदर का नाम था कर्पूरी देवी, जो कि कलचुरी नरेश के तिल की पुत्री थी। जन्म कहाँ पे हुआ, अनिलवाड़ा अनिल पाटन, जो कि कहाँ पे है, गुजरात की तत्कालीन राजधानी थी, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और शाकंभरी के चौहानों के सबसे प्रसिद्ध शासक यही थे। तो सबसे प्रसिद्ध शासक पूछे तो आपको बताता है पृथ्वीराज थर्ड, और संस्थापक पूछ ले शाकंभरी के, तो क्या बताएंगे आप, बताइए। तो वो आपको बताना है अजयराज चौहान। क्या बताएंगे उसका आंसर, अजयराज चौहान बता देंगे। तो ये आपको याद रखना है। 1177 ईस्वी में क्या हुआ, अपने पिता जो थे सोमेश्वर, इनकी मृत्यु के बाद में 11 वर्ष की आयु में, मात्र 11 वर्ष की आयु में क्या है, इन्होंने सिंहासन प्राप्त कर लिया था, मतलब ये शासक बन गए थे। और आरंभ का जो 1 वर्ष था उसमें इनकी जो माता थी कर्पूरी देवी, इन्होंने क्या है, राज्य को संभाला था। ये तो बस सिंहासन पर, मतलब एक तरह से इनको सिंहासन मिल गया था, ठीक है। पर राजपाट जो था वो कौन संभाल रहा था, इनकी माता थी कर्पूरी देवी, यही संभाल रही थी। इनकी माता ने केमास, जिसका नाम कभी कदम्बवास आता है कभी भुवनमल, तो केमास कदम्बवास आता है, तो कोई कंफ्यूज ना हो, जो भी आए ऑप्शन में देख लें, ठीक है। तो उसको क्या है, मुख्यमंत्री बनाया, और भुवनमल को क्या है, सेना का अध्यक्ष बना दिया। अब पृथ्वीराज थर्ड के चाचा थे कौन, अपार गंगे। अपार गंगे क्या है, अपार गंगे, और अपार गंगे का पुत्र था नागार्जुन। तो ये क्या है, यहाँ पे नागार्जुन के सेनापति थे देवभट्ट। तो इन्होंने क्या है, भंडारनगर को समाप्त किया, और 11 कब किया, तो 1178 में गुड़गांव हरियाणा में। फिर इन्होंने क्या किया, इनके राज्य को दिल्ली से अजमेर तक क्या है, फैला लिया। और कदम्बास जो है केमास, इसकी हत्या करवा कर क्या कर दिया, यहाँ पे सीएम प्रताप सिंह को नियुक्त कर लिया। और दलपुंगल राय पिथौरा की उपाधि दी गई। राय पिथौरा मतलब युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला, तो ये उपाधि इनको दी गई, किसको, पृथ्वीराज तृतीय को। सैन्य अभियानों की बात करें तो 1182 में भंडारनगर का दमन किया। 1182 में ही महोबा, जो कि यूपी में आता है, वहाँ के चंदेलों के आक्रमण भी किया। और चंदेल शासक उस टाइम कौन थे, तो परमार्दी देव चंदेल थे। और तुमुल का युद्ध जो है ये भी 1182 में हुआ था। अब गुजरात में जो है युद्ध किया भीम सेकंड और चालुक्य, भीम सेकंड चालुक्य के बीच में ये युद्ध हुआ। कन्नौज में शासक कौन थे, जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज थर्ड, इनके बीच में संघर्ष हुआ। संयोगिता की ऐतिहासिकता, संयोगिता की स्टोरी सबने सुनी होगी, तो मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बताऊँगी। संयोगिता की ऐतिहासिकता है कि इनका अपहरण हुआ था या नहीं हुआ था। कांतिमती नाम दिया है सुरजन चरित में संयोगिता को, तो ये इम्पोर्टेंट है कि संयोगिता को क्या नाम दिया गया है सुरजन चरित में, तो कांतिमती याद रखें। अब एक एक करके देखते हैं कि भंडारनगर का जो दमन है ये कब हुआ, तो ये 1182 में हुआ। खतरगंज की पटावली जिनपाल में इनका क्या है, जानकारी है। भंडारनगर का क्षेत्र कौन सा था, तो सतलज जो क्षेत्र था वहाँ पे ये रहने वाली एक प्रकार की जाति थी। तो सतलज का प्रभाव क्षेत्र था गुड़गांव, हिसार, भरतपुर, अलवर, मथुरा। मतलब आप याद रख सकते हैं, मतलब हरियाणा और यूपी के साइड का जो अपना एरिया है उस तरफ का ये एरिया था। यहाँ पे क्या है, भंडारनगर का प्रभाव था, जिसे कम करने के लिए पृथ्वीराज थर्ड ने अटैक किया और भंडारनगर का दमन किया। अब महोबा विजय या फिर तुमुल का युद्ध जो कि 1182 में हुआ, ये भी याद रखना है।
तो ये किस किस के बीच हुआ था? तो अभी देखा हमने पृथ्वीराज थर्ड और परमारदी चंदेल जो कि महोबा के शासक थे, इनके बीच में हुआ। और सेना ने, पृथ्वीराज सेना की जो सेना थी उसने उन्होंने पड़ाव नारायण में रखा। परमारदी देव जो थे इनके सेनापति कौन थे? आला और उदल। तो ये क्या है, यहाँ पे मारे गए थे। और पृथ्वीराज ने महोबा का जो सामंत है वो किसको बना दिया था बाद में? पंजुन राय को बना दिया। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो भी इन्हीं के शासनकाल में भारत आए थे, मतलब यहाँ पे राजस्थान आए थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, यही सुना होगा आपने अभी तक तो, कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज थर्ड के बीच में, मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो कब हुआ था? 1191 में हुआ था। पहले वाले युद्ध में तो पृथ्वीराज जी जीत गए थे और दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ था। तो इसमें क्या है, पृथ्वीराज जी हार गए थे और मोहम्मद गोरी यहाँ पे जीत गया था, क्योंकि इसको यहाँ पे थोड़ा टाइम मिल गया था, प्लानिंग कर ली थी और फिर यहाँ पे जो है विश्वासघात भी हुआ था। तो ये सब क्या है यहाँ पे याद रखना है। ये आप देख लें कि पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रप्रदाय ने लिखी है, 21 बार यहाँ पे उल्लेख है। और सुरजन चरित्र किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। तो याद कैसे कराया था? शेखर का चरित्र क्या है? अच्छा है, ठीक है। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने। हम्मीर को काव्य याद होने पे सूरमा समझता है अपने आप को, ठीक है। प्रबंध कोश राजशेखर ने। प्रबंध चिंतामणि आचार्य मेरुतंग ने। तो ये देख लें, 21 बार 7 बार। अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको याद नहीं रखे, बस सिर्फ ये याद कर ले, मैच करने में काम आएगा। मोहम्मद गोरी जो है 1173 में आया। फिर इसने क्या किया? गजनी अफगानिस्तान को गवर्नर बनाया। किसको? गयासुद्दीन ने। 1175 में क्या हुआ? मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1178 में इसने गुजरात में भीम सेकंड और मोहम्मद गोरी को हराया। 1181 में सियालकोट का दुर्ग बनाया। 86 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। और 91 में क्या कर लिया? तबर हिंद सरहिंद पंजाब पर अधिकार कर लिया। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किया। तराइन कहाँ पे आता है? तो हरियाणा के करनाल क्षेत्र में यह आता है। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई, मोहम्मद गोरी यहाँ पे हार गया और फिर क्या है, गजनी अफगानिस्तान चला गया था। और इस टाइम पे पृथ्वीराज का सेनापति कौन था? खांडेराव था। और सेकंड जब युद्ध हुआ तराइन का 1192 में, इस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान जो है ये हार गए थे और मोहम्मद गोरी की यहाँ पे जीत हुई थी। और इसके पास में लगभग 1,20,000 सैनिक थे, ऐसा यहाँ पे माना गया है। अब 1192 के बाद क्या हुआ? 94 में चंदावर का युद्ध हुआ, जो कि कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। यहाँ पे जयचंद की हार हुई, मोहम्मद गोरी की अगेन जीत हुई यहाँ पर। और यहीं से क्या है, भारत में फिर मुस्लिम जो शासक थे इनका आने का क्या है, मार्ग खुल गया था, ओपन हो गया था। पृथ्वीराज जी की मृत्यु के बारे में भी अलग अलग मत हैं, जैसे कि गोपीनाथ शर्मा जो हैं ये बताते हैं पृथ्वीराज प्रबंध और ताजुद्द मासिर में। तो इसमें बताते हैं कि पृथ्वीराज जो चौहान है इनको कैद में रखा गया था और षड्यंत्र करते हुए पकड़े जाने पर इनको मार दिया गया था। पृथ्वीराज रासो में जो कि चंद्रप्रदाय द्वारा रचित है, इसमें कहा है कि पृथ्वीराज जी को क्या है, मोहम्मद गोरी अपने साथ गजनी अफगानिस्तान ले गया था और यहाँ पे लाके इनकी आंखें फोड़ दी थी। और फिर क्या हुआ, चंद्रप्रदाय ने मोहम्मद गोरी को बताया कि शब्दवेदी बाण चलाने में क्या है, माहिर है, आप इनका ये करतब देखिए। तो चंद्रप्रदाय ने क्या है, एक कविता के माध्यम से पृथ्वीराज जी जो थे इनके दोस्त ही थे, तो इनको क्या है बताया कि मोहम्मद गोरी कहाँ बैठा है। तो क्या बोल के बताया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। मतलब 4 बांस 24 गज, ये क्या है, सारा कोडिंग चल रही है एक तरह से कि इतनी दूरी पे क्या है राजा बैठा है, तो आप अंदाजे से क्या है तीर चला दीजिए, इससे क्या है ये सुल्तान यहाँ पे ही मर जाएगा, ढेर हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने ये बोला, किसने, चंद्रप्रदाय ने, कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो इससे क्या है, इन्होंने निशाना लगाया पृथ्वीराज जी ने और फिर मोहम्मद गोरी की यहाँ पे मारा गया। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज को भी यहाँ पे मार दिया और खुद को भी यहाँ पे कटार मारकर आत्महत्या कर ली। तो पृथ्वीराज की जो मृत्यु है वो गजनी अफगानिस्तान में हुई और इनकी छतरी भी क्या है, यहाँ पे ही है। और फिर ये जो लास्ट की बातें हैं, ये जो भी सारी आपने देखी, ये सारी बातें जो है चंद्रप्रदाय का पुत्र था कौन, जलहन, इसने लिखी है। तो ये बात बताई। अब हम्मीर महाकाव्य एक जो नयन चंद्र सूरी का है,
इसमें बताया कि जो तराइन का सेकंड युद्ध था उसमें हार के बाद पृथ्वीराज जो चौहान थे उनको मोहम्मद गैरी ने कैद कर लिया और फिर इनकी हत्या कर दी। तो ऐसा यहाँ बताया गया है। और विरुद्ध विरुद्ध विधि विध्वंस जो है उसमें बताया कि युद्ध स्थल पे ही क्या है, युद्ध करते करते इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है, तो आप ध्यान में रखें। तो आपको बता देती हूँ कि इनकी घोड़ी का नाम क्या था। तो इनकी घोड़ी का नाम था, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, तो घोड़ी का नाम था क्या, नाट्यरंभा। तो नाट्यरंभा इनकी घोड़ी का नाम है। और तो बाकी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये यहाँ पे इनकी मृत्यु की बात हो गई। इसके बाद में क्या है, इनके ऊपर क्या है, 3 रुपये का डाक टिकट भी चलाया गया। क्या चलाया गया, 3 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया। तो कब किया गया, ये किया गया था 2000 में, सन 2000 में किया गया था। और फिर इसके बाद में क्या है, 1192 से 1194 तक पृथ्वीराज चौहान जी के जो पुत्र थे गोविंदराज, वो यहाँ पे शासक रहे। और 94 में क्या हुआ, फिर हरिराज ने गोविंदराज को भी यहाँ से भगा दिया। और गोविंदराज यहाँ से निकल करके कहाँ चले गए, रणथंभौर चले गए। और रणथंभौर में जाके इन्होंने चौहान वंश की स्थापना कर दी। चौहान वंश के जो प्रथम शासक है रणथंभौर के, वो गोविंदराज जी माने जाते हैं। तो ये सब बात आपको याद रखनी है। अब हम क्या करते हैं, लास्ट में जो ये है पृथ्वीराज तृतीय को इसमें से भी पढ़ लेते हैं, ताकि आपका एक बार शॉर्ट से फास्ट से रिवीजन हो जाए। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज जो तृतीय हैं, इनकी 11 वर्ष की आयु में ये शासक बन गए। 1182 में सतलज प्रदेश के भंडारनकों का परास्त किया। इसी वर्ष इन्होंने महोबा के चंदेल शासक परमार्थिदेव को भी पराजित किया, जिनमें प्रसिद्ध आला उदल जो थे इनके सेनापति थे वो मारे गए। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक कौन थे, जयचंद थे, इनको भी पराजित किया। और स्वयंवर के लिए इनकी बेटी का नाम क्या था, संयोगिता, इसका अपहरण करके उससे विवाह कर लिया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी ने हारा। और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से ये क्या हुआ, पराजित हो गए, पृथ्वीराज जी हार गए। तो इससे चौहान राज्य का पतन तो हुआ ही, भारत में तुर्की राज्य की नींव भी पड़ी। अब पृथ्वीराज जी जो थे वो क्या थे, पृथ्वीराज जी वीर थे, विद्यानुरागी थे, गुणीजनों का सम्मान करते थे। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जो है जयानक है। पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखी है, तो ये लिखी है चंद्रबरदाई ने, जो कि इनके दरबार में थे। संयोगिता स्वयंवर की कथा जो है ये है कि कन्नौज के जो शासक थे जयचंद, इन्होंने राजसूय यज्ञ कराया था। अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजाओं को इनविटेशन दे दिया। तो इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर क्या है, द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी थी। संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे को मनी मन पहले से ही चाहते थे, पसंद करते थे। तो संयोगिता क्या है, वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखते हुए क्या है, गेट तक पहुंच गई। और गेट पे जाके क्या है, वो पृथ्वीराज को न पा करके, गेट से पहले ही वो क्या है, दुखी होने लगी कि पृथ्वीराज जी तो दिखाई दे ही नहीं रहे। लेकिन वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ती रही गेट की तरफ। तो पृथ्वीराज जी को न पाकर वो मनी बड़ी दुखी थी। किंतु जब वो दरवाजे तक पहुंची तो उसको द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। और उसने वो माला जो थी वो मूर्ति के गले में डाल दी। और उसी समय पे क्या है, पृथ्वीराज जी भी वहाँ पे आ चुके थे। तो इसी से संयोगिता को वहाँ से अपने साथ लेकर अजमेर की तरफ चले गए। और चौहान सैनिकों ने गढ़वालों का पीछा करने से उनको रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया। इस घटना से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच क्या हो गई, शत्रुता हो गई। तो ये सब बात है यहाँ पे। इस स्टोरी से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये सब क्या है आपको याद रखने के लिए। कई इतिहासकारों ने क्या है, इसका क्या है, खंडन भी किया कि संयोगिता अपहरण की घटना में क्या है, कोई संदेह नहीं है, संधियों से चली आ रही इस कथा के समय में उतार चढ़ाव और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है। और इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो ये बात है यहाँ पे। अब हमारे क्या है, ये अजमेर के चौहान तो क्या है समाप्त हो चुके हैं। लेकिन हमने आपसे वीडियो में शुरू में बोला था कि हम क्या है, रणथंभौर के चौहान और जालोर के चौहान भी यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। तो वीडियो क्या है, अभी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ज़्यादा लंबी क्लास आपको यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतना आपको याद रह जाए वही आपके लिए बहुत काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रणथंभौर जालोर के जो है शासक भी कर लेंगे, थ्योरी भी कर लेंगे और इनके PYQ भी कर लेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है,
अजमेर चौहान की तरह क्या है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अपने 1 घंटे में ये दोनों काम हो जाएंगे। और अजमेर के जो PYQ है वो भी आपको जल्दी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और हो सकता है कि आपको अब एक दिन मैथ की वीडियो मिले, क्योंकि कुछ बच्चों ने डिमांड की थी, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 वीडियो तो मैथ की डली हुई हैं, तो मैथ को पहले ख़त्म कर देते हैं। तो मैथ और GK आपकी चलती रहेगी, उसके बाद में हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। हिंदी का भी बोला था एक बच्चे ने, तो हिंदी को भी शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो जो जो अपने से हो पाएगा वो सब करेंगे आपके लिए। बस आप अपना काम करें, अच्छे से पढ़ें, वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, तो अच्छा लगता है। तो आपके लिए मेहनत करने का मन होता है, आप कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बाकी आपके लिए मेहनत तो पूरी जारी है, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें।